नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग न्यू एनसीईआरटी क्लास 7 सब्जेक्ट है सिविक्स, जो कि लेसन है, अध्याय है 3, जिसका टॉपिक है राज्य शासन कैसे काम करती है। राज्य में जो है शासन कैसे काम करती है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे अच्छे से, और इम्पोर्टेंट लाइन को क्या करेंगे, अंडरलाइन करते हुए नोट करेंगे, और सबसे लास्ट में जो भी प्रश्न होगा उसको हल करते हुए चलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले कहानी के माध्यम से। जो कहानी है, जिम्मेदारी किसकी। देख, यहाँ लिखा है कि अपने राज्य, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसका। हाँ, देख, यहाँ लिखा है कि अपने राज्य में पानी की कमी और बहुत से लोग बीमार पड़ रहे हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ भी देख लीजिए, कई गांव में लोग गंदला पानी पीते हुए पाए गए हैं। नदी नाले और तालाब सूख गए हैं। बुरी तरह से प्रभावित इलाकों में गांव के लोग दूर दूर से पानी लेकर आ रहे हैं। जिला मुख्यालय पतालपुरम में लोगों के 3 दिन में एक बार पानी की सप्लाई दी जाती है। बताइए, 3 दिन में एक दिन देने से क्या होगा, समस्या और बढ़ता ही चले जाएगा। यहाँ के जिला चिकित्सालय मरीजों से आटा पड़ा है। इनमें बड़ी संख्या में हैजे से पीड़ित बच्चे हैं। चलिए अब इसको पहले पढ़ लेते हैं कि राज्य शासन कैसे काम करते हैं। ठीक है, पिछले वर्ष हमने यह चर्चा की थी कि शासन 3 स्तरों पर काम करता है, स्थानीय, राज्य और केंद्र। तीन क्षेत्रों में मिलकर काम करता है। कौन कौन? स्थानीय, राज्य और केंद्र। हमने कुछ विस्तार के साथ स्थानीय शासन के कार्यों के बारे में जाना भी था। इस अध्याय में हम जानेंगे कि राज्य स्तर पर शासन कैसे कार्य करता है। लोकतंत्र में राज्य का शासन किस तरह किया जाता है। विधानसभा सदस्यों और मंत्रियों की क्या भूमिका है। लोग शासन के सामने अपने विचार कैसे रखते हैं या किसी कार्य की मांग कैसे करते हैं। हम इन प्रश्नों पर विचार करने के लिए स्वास्थ्य का उदाहरण लेते हैं। चलिए इसको कहानी के माध्यम से और देखते हुए चलते हैं। उस दिन दोपहर में, चलिए कहानी के माध्यम से पहले जो है इसको समझते हैं। टीवी पर समाचार में बताया गया था कि हैजे से 10 लोगों की मृत्यु हो गई है। क्या ऐसा हो सकता है? क्या कोई सचमुच इससे मर सकता है? क्या पता बस मुझे ना हो जाए यह बीमारी। फिर यहाँ देखते हैं, मेरी मम्मी ने कहा कि बाजार में कुछ ठंडा नहीं पीना है। आज सुबह उन्होंने अपना एक भाषण मुझे सुना दिया। तुम्हें अपनी सेहत की जिम्मेदारी संभालनी चाहिए। सिरनी ही हा करने लगी। रुक जाओ। चलिए अब इसको भी यहाँ से देखते हुए चलते हैं। रैली के कारण यहाँ सड़क बंद है। रैली वालों ने विधायक के घर पर घेराव कर लिया है। सचमुच? लेकिन क्यों? उन्होंने कुछ कर दिया है क्या? हाँ, ये लोग तो उस काम पर गुस्सा दिखा रहे हैं जो उन्होंने नहीं किया है। अच्छा, और हम यह मांग करते हैं कि अधिकारी तुरंत स्वास्थ्य की स्थिति पर नियंत्रण पाने के लिए कदम उठाएं। हमारे विधायक को इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। कैसी ऊंची आवाज है इनकी, ये कोई नेता वेता होंगे। मैंने इन्हें टीवी पर भी देखा है, यह विरोधी दल के हैं। चलिए अब यहाँ देखते हैं कि विधायक कौन होता है। विधायक के बारे में जानते हैं कि विधायक कौन होता है। उपरोक्त भाग में आपने पतालपुरम की कुछ घटनाओं के बारे में पढ़ा।
आप शायद जिलाधीश, चिकित्सा अधिकारी जैसे अधिकारियों के नामों से परिचित भी होंगे, परंतु क्या आपने विधायक और विधानसभा के बारे में सुना है? क्या आप क्या आप अपने क्षेत्र के विधायक यानी एमएलए से परिचित हैं? क्या आपको पता है कि वे किस पार्टी के हैं? विधानसभा के सदस्य के विधायक एमएलए को क्या कहते हैं? विधायक कहा जाता है। एमएलए के मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली का संक्षिप्त रूप है। एमएलए का क्या होता है फुल फॉर्म? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव। चलिए थोड़ा इधर भी देखते हुए चलते हैं। पतालपुरम में क्यों हो रहा है? यह समस्या इतनी गंभीर क्यों है? आपके विचार से उपयुक्त स्थिति में क्या कदम उठाया जा सकते हैं या क्या किया जा सकता है? आपके अनुसार किसे यह कार्य करना चाहिए? आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? क्या है इधर? असेंबली का संक्षिप्त रूप है। एमएलए का चुनाव जनता द्वारा किया जाता है, फिर वे लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर यानी विधानसभा के सदस्य बन जाते हैं। सरकार बनते इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि विधायक जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। नीचे दिए गए उदाहरण से यह बात और अधिक स्पष्ट हो जाएगी। भारत के हर राज्य में एक विधानसभा है। हर राज्य कई निर्वाचित क्षेत्रों में बटा हुआ है। उदाहरण के लिए यहाँ दिए गए मानचित्र को देखिए। इससे दर्शाया गया है कि हिमाचल प्रदेश में 68 निर्वाचन क्षेत्र में बांटा है। हर निर्वाचन क्षेत्र में जनता एक प्रतिनिधित्व चुनती है जो विधानसभा का सदस्य यानी विधायक बन जाता है। आपने ध्यान दिया होगा कि चुनाव में लोग अलग अलग पार्टियों के नाम से खड़े होते हैं, इसलिए यह विधायक अलग अलग राजनीतिक दलों के होते हैं। जो लोग विधायक होते हैं वे मंत्री या मुख्यमंत्री कैसे बन जाते हैं? जिस राजनीतिक दल के विधायक आधे से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों में जीत जाते हैं, राज्य में से उस दल के बहुमत से माना जाता है। बहुमत प्राप्त करने वाले राजनीतिक दल को सत्ता पक्ष और अन्य सबकों को विरोधी पक्ष वाला कहा जाता है। उदाहरण के लिए हिमाचल प्रदेश के विधानसभा में विधायकों के 68 निर्वाचन क्षेत्र है। अपने शिक्षक के साथ इन शब्दावलियों पर चर्चा कीजिए। आम सभा, भारत के राज्य, निर्वाचन क्षेत्र, बहुमत, सत्तारूढ़ और दल और विरोधी दल। क्या आप अपने राज्यों में संदर्भ में इनके उदाहरण दे सकते हैं? बहुमत, सत्तारूढ़, दल और विरोधी दल। ये जो है मैप में क्या दिया गया है? ऊपर दिए गए नक्शे में हिमाचल प्रदेश के जामुनी रंग से दिखाया गया है। ठीक है, जामुनी कलर से दिखाया गया। इसमें कौन सा कितना सीट कहाँ मिला है ये बताया गया। इस पुस्तक में पृष्ठ 98 पर दिए गए भारत के नक्शे पेंसिल से इनकी आकृति बनाइए। आप जिस राज्य में रहते हैं उसकी और हिमाचल प्रदेश राज्य की। ये दिया गया हो पंजाब का, उत्तराखंड का सारा इसमें। चलिए एक देख लेते हैं ये क्या है। हिमाचल प्रदेश में 2017 में विधानसभा चुनाव का परिणाम है। राजनीतिक दल कितना है? चुने गए सदस्यों की संख्या। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी कितने सीट लाए थे? 44। इंडियन नेशनल कांग्रेस INC ये 21। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट 1। निर्दलीय जो किसी पार्टी का नहीं हो वो 2। कुल योग हो गया 68। अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें। ये वेबसाइट है, ठीक है। और जानकारी लेना है वहाँ के बारे में, हिमाचल प्रदेश के बारे में, तो इस वेबसाइट पे जाके अपना और जानकारी देख सकते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। विभिन्न राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों ने 2017 के विधानसभा में चुनाव जीता और वे विधायक बन गए।
विधानसभा में कुल विधायकों की संख्या 68 है, इसलिए बहुमत प्राप्त करने के लिए किसी भी राजनीतिक दल को 34 अधिक विधायकों की आवश्यकता होगी। कितने? तो 34। 68 में 34 चाहिए। भारतीय जनता पार्टी 44 विधायक होने के कारण उन्हें बहुमत मिल गया, वे सत्ताधारी दल के सदस्य बन गए। अन्य सब विधायक विरोधी दल के सदस्य बन गए। इस उदाहरण में इंडियन नेशनल कांग्रेस मुख्य विरोधी दल बनी क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के बाद सर्वाधिक विधायक उसी के थे। विरोधी पक्ष कुछ अन्य पार्टियों भी थी और कुछ निर्दलीय उम्मीदवार भी थे जो चुनाव जीतकर आए थे। चुनाव के बाद सत्ताधारी दल के विधायक अपने नेता का चुनाव करते हैं जो मुख्यमंत्री बनता है। विधानसभा का जो टोटल जो विधायक बनता है वो चुनते हैं अपना मुख्य नेता जो कि मुख्यमंत्री बनते हैं। ठीक है। उदाहरण में भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने श्री जयराम ठाकुर को अपना नेता चुना और वे मुख्यमंत्री बन गए। इसके बाद मुख्यमंत्री मंत्रियों का चयन करता है। चुनाव के बाद राज्य का राज्यपाल मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कराता है, मतलब शपथ दिलाते हैं। कौन? तो राज्यपाल। मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रियों का दायित्व है कि वे शासन के विभिन्न विभागों या मंत्रालयों को चलाएं। उनके अलग अलग कार्यालय होते हैं। विधानसभा ऐसा स्थान होता है जहां सभी विधायक, चाहे वह सत्ताधारी दल के हो अथवा विरोधी दल के हो, विभिन्न विषयों पर चर्चा करने के लिए एकत्रित होते हैं। इस तरह कुछ विधायकों की दोहरी जिम्मेदारी हो जाती है कि एक विधायक के रूप में और दूसरी मंत्री के रूप में। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। चलिए यहाँ से क्या, अपने देश के बारे में, अपने प्रदेश के बारे में वैसे आंकड़े पता कीजिए जैसे आपने हिमाचल प्रदेश की तालिका में देखे हैं, उन्हें एक तालिका के रूप में दर्शाइए। राज्य के प्रमुख राज्यपाल कहलाता है। राज्य का प्रमुख, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको अंडरलाइन करते हुए चलेंगे हम लोग। राज्य का प्रमुख कौन होता है? तो राज्यपाल होता है। उसकी नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा सुनिश्चित करने के लिए की जाती है कि राज्य सरकार संविधान के नियमों एवं अधिनियमों के अनुसार अपना कामकाज चलाएं। मतलब कि सेंट्रल उनको भेजते हैं कि जो जिस स्टेट का गवर्नर बनाया जाता है उनको, उस स्टेट में संविधान के नियम कानून सभी तरह से ठीक ठाक चल रहा है कि नहीं, उस पर निगरानी रखने के लिए। अपने राज्यों के राज्यपाल का नाम पता कीजिए। कई बार सत्ताधारी दल किसी एक पार्टी का ना होकर कई पार्टियों से मिलकर बनता है, इसे गठबंधन सरकार कहते हैं। मतलब जितना जैसे 30 हिमाचल प्रदेश के लिए कितना 34 सीट चाहिए, अब 34 किसी के पास नहीं था, सब 30 20 25 रहता। इसमें दो पार्टी मिलके सरकार बनाती तो उसको क्या कहते हैं हम लोग? 2 या 3 मिलके बनाते तो उसको हम गठबंधन सरकार कहते हैं। अपने शिक्षक से इसके विषय पर चर्चा कीजिए। विधानसभा में एक बहस। आफरीन सुजाता और उनके विद्यालय के कई अन्य विद्यार्थियों ने विधानसभा देखने के लिए राजधानी की यात्रा की। विधानसभा एक अत्यंत भव्य तथा प्रभावशाली भवन में स्थित थी। बच्चे बहुत उत्सुक थे। सुरक्षा जांच के बाद उन्हें ऊपर ले जाया गया। ऊपर एक दर्शन दीघा दिखी। क्या दिखी? दर्शन दीघा, जहां वे नीचे के विशाल हॉल को देख सकते थे। हॉल में डेस्कों की अनेक कतारें लगी थी। यह विधानसभा उन दिनों की किसी तालिका समस्या पर बहस करने वाली थी। विधानसभा की बहसों में विधायक अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं, संबंधित विषय पर प्रश्न पूछ सकते हैं या सुझाव दे सकते हैं कि सरकार को इस संबंध में क्या करना चाहिए। सदस्य इस विषय पर जो प्रतिक्रिया व्यक्त करना चाहे कर सकते हैं। इसके बाद मंत्री प्रश्नों के उत्तर देते हुए सदन के आश्वस्त करते हैं कि जरूरत कदम उठाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रियों का निर्णय लेने होते हैं और सरकार चलानी होती है। हम प्रायः उन निर्णयों के बारे में सुनते हैं या समाचार चैनलों अथवा समाचार पत्रों में उन्हें देखते व पढ़ते हैं। हालांकि जो भी निर्णय लिए जाते हैं वे उन्हें विधानसभा के सदस्यों द्वारा अनुमोदित किया जाना होता है। लोकतंत्र में विधानसभा सदस्य मंत्रियों व मुख्यमंत्रियों से प्रश्न पूछ सकते हैं, किसी महत्वपूर्ण विषय पर बहस कर सकते हैं, निर्णय ले सकते हैं कि धन कहाँ खर्च किया जाना चाहिए आदि। इस तरह मुख्य अधिकारी उन्हीं का होता है। विधायक फर्स्ट। अखंड गांव के मेरे निर्वाचन क्षेत्र में पिछले 3 हफ्ते में हैजे के कारण 15 लोग
विधायक प्रश्न किया कि अटगांव अखंड गांव के मेरे निर्वाचन क्षेत्र में पिछले 3 हफ्तों से हैजे के कारण 15 लोग की मृत्यु हो चुकी है। मेरे विचार में सरकार के लिए यह बड़ी शर्मनाक स्थिति है। वह सरकार जो अपने को प्रौद्योगिकी में सर्वश्रेष्ठ घोषित कर रही है, हैजे जैसी साधारण बीमारी को रोकने में असफल रही है। मैं स्वास्थ्य मंत्री का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूँगा कि वे स्थिति को नियंत्रण में लेने के लिए तत्काल जरूरत कदम उठाएं। विधायक 2। दूसरा विधायक, मेरे प्रश्न यह है कि सरकारी अस्पतालों की दशा इतनी खराब क्यों है? सरकार जिला अस्पतालों में डॉक्टरों व चिकित्सा कर्मचारियों की ठीक से नियुक्ति क्यों नहीं कर रही है? मैं यह भी जानना चाहूँगा कि सरकार इस स्थिति का सामना किस प्रकार करने जा रही है। जिससे लोग बड़ी संख्या में प्रभावित हैं और यह संख्या बढ़ती ही जा रही है। अब यह महामारी के रूप ले चुकी है। विधायक 3 का प्रश्न है, मेरे निर्वाचन क्षेत्र में तिलपट्टी में भी पानी की कमी है, गंभीर समस्या है। औरतों को पानी लाने के लिए 3 से 4 किलोमीटर तक चलना पड़ रहा है। मैं जानना चाहूँगा कि पानी पहुँचने के लिए कितने टैंकरों का काम में लगाया गया है, कितने कुआं और तालाब की सफाई करवाया, उन संक्रमण मुक्त किया गया है। विधायक 4, मुझे लगता है कि मेरे साथी समस्या को बढ़ा चढ़ाकर बता रहे हैं। सरकार ने स्थिति को नियंत्रण में लेने के लिए कई कदम उठाए हैं। पानी के टैंकरों को काम में लगा दिया गया है। ORS के पैकेट बांटे जा रहे हैं। सरकार लोगों की मदद के लिए भरसक प्रयास कर रही है। ORS एक घोल है जो कि पीने के लिए जो होता है ना, थोड़ा वो क्या कहता है, हैजा वगैरह जो होता है ना, वहाँ पे कंट्रोल होता है, एनर्जी मिलता है। विधायक 5, हमारे अस्पतालों में सुविधाओं की हालत बहुत खस्ता है। कई ऐसे अस्पताल हैं जिनमें कोई डॉक्टर ही नहीं है और चिकित्सा कर्मचारी पिछले कई सालों से नियुक्त ही नहीं किए गए हैं। दूसरे अस्पताल में डॉक्टर लंबी छुट्टी पर चले गए हैं। यह शर्मनाक स्थिति है। मेरे ख्याल से हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। हम यह कैसे सुनिश्चित करने वाले हैं कि प्रभावित क्षेत्र के सब परिवारों तक ORS के पैकेट पहुंच जाएं? अब विधायक 6 है, विरोधी पक्ष के सदस्य बिना वजह ही सरकार पर दोषारोपण कर रहे हैं। पिछली सरकार ने सफाई पर कोई ध्यान नहीं दिया था। अब हमने कई वर्षों से चारों तरफ फैले कूड़े को साफ कराने का अभियान शुरू किया है। ये सत्ताधारी के विधायक का था ये। और इधर क्या है, यहाँ पे देख लेते हैं। क्या दिए गए चित्र में आप सत्ता पक्ष और विरोधी पक्ष के विधायकों को पहचान सकते हैं? सत्ता पक्ष के विधायक को एक रंग और विरोधी पक्ष के विधायक को दूसरे रंग में रंगिए। ये है सत्ता पक्ष और ये है विरोधी पक्ष। उक्त भाग में अपने विधानसभा में चल रही एक बहस के बारे में पढ़ा। सदस्य सरकार द्वारा की गई कार्रवाई पर बहस कर रहे थे। ऐसा इसलिए है क्योंकि विधायक सामूहिक रूप से सरकार के काम के लिए उत्तरदायी होता है। सामान्य भाषा में सरकार शब्द से तात्पर्य शासन के विभिन्न विभागों और मंत्रियों से होता है जो उनके प्रभारी हैं। इन सब का सामूहिक प्रमुख मुख्यमंत्री होता है। सही मायने में तो यह सरकार का कार्यकारी हिस्सा यानी कार्यपालिका कहलाता है। दूसरी तरफ सारे विधायक जो विधानसभा में एकत्र होते हैं विधायिका कहलाते हैं। विधायिका के रूप में वे सरकार के कार्यकारी हिस्सों को काम करने का अधिकार देते हैं और फिर उसके काम की जांच भी करते हैं, जैसा कि आपने पाठ के प्रारंभ में देखा था। इन्हीं में से कार्यपालिका का प्रमुख या मुख्यमंत्री बनाया जाता है।
क्या है, इसको भी पढ़ते हुए चलते हैं। जो विधायक सोचते थे कि सरकार की स्थिति को गंभीरता से नहीं ले रही है, वे मुख्य रूप से क्या क्या तर्क दे रहे थे? यदि आप स्वास्थ्य मंत्री होते तो उपयुक्त चर्चा का उत्तर किस प्रकार देते? आपके विचार से क्या उपयुक्त बहस कुछ अर्थों में उपयोगी रही? कैसे चर्चा कीजिए? व्याख्या कीजिए कि सरकार की कार्य प्रणाली में एक सामान्य विधायक और एक विधायक में जो मंत्री भी है, क्या अंतर है? शासन की कार्य प्रणाली केवल विधानसभा में ही सरकार के काम के बारे में टीका टिप्पणी और सरकार से कार्रवाई करने की मांग नहीं की जाती है। आप नियमित रूप से अखबारों, टीवी चैनलों और अन्य संगठनों को सरकार के बारे में बातें करते देखते हैं। लोकतंत्र में अनेक माध्यम द्वारा लोग अपने विचार व्यक्त करते हैं और कार्रवाई करते हैं। इसी तरह एक तरीका यहाँ देखिए। विधानसभा में चर्चा होने के थोड़े देर ही समय बाद स्वास्थ्य मंत्री के प्रेस वार्ता की गई। इससे विभिन्न समाचार पत्रों के प्रतिनिधित्व काफी संख्या में आए। इसमें मंत्री और कुछ शासकीय अधिकारी भी उपस्थित थे। मंत्री ने सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में बताया। इस प्रेस वार्ता में अखबारों के संवाददाताओं ने उनके प्रश्न पूछे। इन चर्चाओं की रिपोर्ट विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित हुई। अगले पृष्ठ पर ही ऐसा ही एक रिपोर्ट दी गई है। अगले सप्ताह मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री पतालपुरम जिले के दौरे पर गए। उन्होंने उन परिवारों से भेंट की जिनके रिश्तेदार की मृत्यु हो गई थी। वे अस्वस्थ लोगों को देखने अस्पताल भी गए। सरकार ने इन परिवारों के लिए मुआवजा राशि की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनके विचार से समस्या केवल सफाई की नहीं है, वरन पीने के स्वच्छ पानी की कमी भी है। उन्होंने कहा कि एक उच्च स्तरीय जांच समिति गठित की जाए। पहले इसको पढ़ लेते हैं, फिर उसको पढ़ेंगे। ये क्या है? सरकार ने कचरे की सुविधा ली। मुख्यमंत्री ने किया धनराशि का वादा। पतालपुरम रवि आहूजा। चलिए इसको पढ़ते हैं। पिछले कुछ सप्ताहों में राज्य के कुछ जिले में अनेक लोग मौत का शिकार हो चुके हैं। इस बात पर तीव्र प्रतिक्रिया हुई कि सरकार ने स्थिति को गंभीरतापूर्वक नहीं लिया है। आज हुई प्रेस वार्ता में स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि उनकी सरकार ने सभी जिलाधीशों तथा मुख्य चिकित्सक अधिकारियों को आवश्यक कदम उठाने हेतु निर्देश दिए हैं। सबसे महत्वपूर्ण समस्या पीने का पानी का है। पीने की पानी की है। मंत्री महोदय ने कहा कि उनकी मंशा पानी के टैंकरों द्वारा हर गांव में पीने की पानी पहुंचाने की है। मुख्यमंत्री ने इस कार्य के लिए धन उपलब्ध कराने का वचन दिया है। उनकी योजना एक जन अभियान चलाकर लोगों को यह जानकारी देने की भी है कि किन किन उपायों द्वारा हैजे से बचा जा सकता है। जब एक पत्रकार ने उनसे पूछा कि महीनों से जमा कचरे की जल्दी हटाने के लिए किया जा रहा है, तो उन्होंने कहा कि वे इसके बारे में देखेंगे। हैजे को नियंत्रण में लाने के लिए सरकार द्वारा किए गए 2 उपाय लिखिए। प्रेस वार्ता का क्या उद्देश्य है? प्रेस वार्ता आपको सरकार द्वारा दिए जा रहे कार्यों के बारे में जानकारी प्राप्त करने में किस प्रकार सहायक होती है। जांच समिति गठित की जाएगी जो सफाई सुविधाओं के लिए जिले की जरूरतों के बारे में विचार करेगी और लोक निर्माण मंत्री दिशा निर्देश देगी ताकि वे क्षेत्र में पानी की उचित व्यवस्था पर ध्यान दे सकेंगे। जैसा आपने ऊपर देखा, वे लोग जो सत्ता में हैं, जैसे मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री, उन्हें समस्याओं पर कार्रवाई करनी होती है। वे यह कार्य के विभिन्न विभागों द्वारा करवाते हैं, जैसे लोक निर्माण विभाग, कृषि विभाग, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग आदि। उन्हें विधानसभा में उठाए गए प्रश्नों को भी उत्तर देना होता है और प्रश्न करने वाले लोगों को आश्वस्त करना होता है कि उचित कदम उठाए जा रहे हैं
इसके साथ साथ समाचार पत्रों व अन्य माध्यमों में भी इन विषयों पर चर्चा होती है, जिसका उत्तर सरकार को देना होता है। जैसे प्रेस वार्ता आयोजित करना। सरकार सफाई और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए नए कानून बनाने का भी निर्णय ले सकती है। उदाहरण के लिए वह कानून बनाकर हर नगर निगम के लिए अनिवार्य कर सकती है कि शहरी क्षेत्र में पर्याप्त शौचालय की व्यवस्था हो। यह भी सुनिश्चित किया जा सकता है कि हर ग्राम में एक स्वास्थ्य कर्मी की नियुक्ति हो। किसी विषय पर कानून बनाने के कार्य प्रत्येक राज्य के विधानसभा द्वारा किया जाता है। इसके पश्चात विभिन्न शासकीय विभाग इन कानूनों की क्रियान्वयन करते हैं। पूरे देश के लिए कानून संसद में बनाए जाते हैं। संसद के बारे में आप अगले वर्ष पढ़ेंगे। लोकतंत्र में अगले वर्ष मतलब 8 के क्लास में, ये 7th है, ठीक है। लोकतंत्र में विधायकों, जैसे एमएलए कहते हैं विधायक को। लोकतंत्र में विधायक के रूप में जनता अपने प्रतिनिधि चुनती है और इस तरह शासन मुख्यतः जनता का ही होता है। फिर सत्ता पक्ष सदस्य सरकार बनाते हैं और कुछ सदस्यों को मंत्री बनाया जाता है। ये मंत्री सरकार के विभिन्न विभागों के प्रभारी होते हैं। जैसे ऊपर दिए गए उदाहरण में स्वास्थ्य विभाग, इन विभागों द्वारा जो भी कार्य किया जाता है उसे विधायक द्वारा अनुमोदित या स्वीकृति कराया जाता है। चलिए यहाँ देखते हैं क्या है। लोकतंत्र में लोग अपना मत व्यक्त करते हैं और सरकार का विरोध करने के लिए सभाएं आयोजित करते हैं। कुछ हुआ तो क्या किया इसमें, मतलब सरकार अपने हित मतलब पब्लिक हित में काम नहीं करते हैं। मतलब वहाँ के पब्लिक एक जगह इकट्ठा होकर सरकार के विरुद्ध नारेबाजी करते हैं। चलिए ये क्या है। अपने शिक्षक की सहायता से पता लगाइए कि उपरोक्त शासकीय विभाग क्या क्या काम करते हैं और उन्हें तालिका में दिए गए रिक्त स्थान को भरिए। मतलब ये दिया गया स्कूल शिक्षा विभाग, उनके कार्य एवं उदाहरण। लोकमान निर्माण क्या है, कृषि विभाग क्या है, कृषि से रिलेटेड। स्कूली शिक्षा विभाग क्या होगा, वो शिक्षा से रिलेटेड। और लोक निर्माण मतलब सड़क वगैरह, अस्पताल, बिल्डिंग, ये सब जो भी है ये सब का निर्माण करते हैं। चलिए वॉलपेपर की परियोजना। वॉलपेपर की परियोजना इसको पढ़ते हैं। वॉलपेपर की परियोजना। वॉलपेपर एक मज़ेदार गतिविधि है जिसके माध्यम से रुचि के किसी विषय पर शोध किया जा सकता है। यहाँ जो तस्वीरें दी गई है वे कक्षा में वॉलपेपर बनाने की विभिन्न पहलुओं को प्रस्तुत करती है। चलिए, शिक्षिका चुने गए विषयों को पूरी कक्षा को परिचय देती है और संक्षिप्त चर्चा करके कक्षा के कुछ समूहों में बांट देती है। समूह उस मुद्दे पर चर्चा करता है और तय करता है कि वॉलपेपर में क्या क्या रखना चाहेगा। इसके बाद बच्चे अपने आप या दो दो की जोड़ी में इकट्ठी की गई सामग्री को पढ़ते हैं और अपने अनुभव और विचारों को लिखते हैं। इसलिए इसके लिए कविताओं, कहानियाँ, साक्षात्कारों, विवरण आदि की रचना कर सकते हैं। ये ग्रुप में कार्य कर रहे हैं बच्चे, 2 साइड, ठीक है। जैसे देखते हैं क्या है। जो भी सामग्री चुनी गई है, बनाई गई या लिखी गई है उसे समूह के लोग मिलकर देख लेते हैं। वह एक दूसरे के लिखे हुए पढ़ते हैं और अपने सुझाव देते हैं कि वे मिलकर यह तय करते हैं कि वॉलपेपर में क्या क्या किया जाएगा और फिर उसका लेआउट बनाते हैं। मतलब समूह में सब कार्य करते हैं, जिसका सबसे बेस्ट लगता है, अगर कोई खामियां रह जाता है तो उस पर चर्चा करके उसको सुधार किया जा सकता है, जैसे विधानसभा कार्य किया जाता है। चलिए इसको भी देखते हैं। इसके बाद ये लास्ट है। इसके बाद प्रत्येक समूह अपना वॉलपेपर पूरी कक्षा के सामने प्रस्तुत करता है। यह महत्वपूर्ण है कि समूह के एक से अधिक सदस्य को प्रस्तुत करने को कहा जाए और सभी समूहों को अपना काम बताने के लिए बराबर का समय मिले। जब सभी समूह अपना प्रस्तुतिकरण कर ले तो समीक्षा के लिए ऐसे प्रश्न पूछना अच्छा रहता है। अपने आप वे और क्या क्या कर सकते थे, क्या करने से उनका काम और ज़्यादा व्यवस्थित हो जाता है, लेखन और प्रस्तुतिकरण में सुधार के लिए क्या किया जा सकता है। मतलब पूरा करने के बाद सब अपना अपना चार्ट पेपर दिखाते हैं, कहाँ पे क्या होना चाहिए, क्या रह गया और आप इसको और अच्छे ढंग से कैसे कर सकते हैं, ये सब चीज़ पे वार्तालाप किया जाता है। सन 2006 में डेंगू का महामारी के विषय में
यह वॉलपेपर कक्षा 6B के केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 2 हिड्डन गाजियाबाद उत्तर प्रदेश के विद्यार्थियों ने बनाया था। मतलब डेंगू पे चर्चा करने के लिए कैसे उसका उपचार कर सकते हैं, रुकावट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, इसके बारे में। ठीक है। अपने राज्य की सरकार के कार्य से जुड़े किसी अन्य मुद्दों पर ऐसा ही वॉलपेपर निकालकर एक परियोजना करो, जैसे ज्वार की महामारी, कई शिक्षा कार्यक्रम, कानून और व्यवस्था से कोई विषय, मध्य भोजन कार्य आदि पर चर्चा किया जाए। चलिए, ये टोटल कंप्लीट हो गया। ये लेसन 3 था क्लास 7 का। कुछ शब्द संकलन है, इसको भी देख लेते हैं। निर्वाचन क्षेत्र का मतलब क्या होता है, इसको भी देखते हुए चलते हैं। इसका तात्पर्य एक निश्चित क्षेत्र से है जहां रहने वाले लोग सब मतदाता अपने प्रतिनिधित्व चुनते हैं। उदाहरण के लिए, या कोई पंचायत का वार्ड या क्षेत्र हो सकता है जो विधानसभा सदस्य चुनता है, उसको निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं। बहुमत किसको कहते हैं, उसको जान लेते हैं। इसका आशय ऐसी स्थिति से है जब किसी समूह के आधे से अधिक संख्या में लोग किसी निर्णय या विचार से सहमत हो, इसे साधारण बहुमत भी कहते हैं। ठीक है। इसका देखिए, फिर से देखिए, बहुमत किसको कहते हैं। इसका आशय ऐसी स्थिति से है जब किसी समूह के आधे से अधिक संख्या में लोग किसी निर्णय या विचार पर सहमत हो। जैसे हम कोई नियम कानून बना रहे हैं, मान लेते हैं 50 आदमी है, 50 में आधा कितना होता है, 25। अगर 25 से 30 आदमी अगर मेरे पक्ष में रहेगा तो वो बिल पास हो जाएगा। ठीक है, उसको बहुमत कहते हैं। मतलब मेरे में ज़्यादा बहुमत हो गया, 30 ज़्यादा हो गया, हाँ कहने वाले 30 और ना कहने वाले 20, तो ज़्यादा बहुमत 30 वाला का हो गया। चलिए, विरोधी पक्ष। विरोधी पक्ष किसको कहते हैं, इसको देखते हैं। इसका तात्पर्य उन चुने प्रतिनिधियों से है जो सत्ता पक्ष के सदस्य नहीं होते। मतलब जो सरकार में है, जो मुख्यमंत्री का पार्टी का है, विधानसभा में जो सत्ता पक्ष होता है उस पार्टी का नहीं होता है, और जिनकी भूमिका सरकारी निर्णयों और कार्यों पर प्रश्न उठाने और विधानसभा में विचार के लिए मुद्दों उठाने के लिए होता है। मतलब सरकार अच्छी तरह से काम नहीं करते हैं और कोई तरह की समस्या रह जाता है, या कोई काम योजना शुरू किए हैं उसको पूरा नहीं किया गया है, कहाँ पैसा कितना खर्च हो रहा है, इस सब का ब्यौरा मांगते हैं। चलिए, अब बच गया प्रेस वार्ता। प्रेस वार्ता मीडिया से संबंधित पत्रकारों ऐसा समूह जिससे किसी विषय पर अपना पक्ष बताने और उस पर प्रश्न पूछने के लिए आमंत्रित किया जाता है। उनसे अपेक्षा की जाती है कि मीडिया के माध्यम से इसके बारे में बड़े जनसमूह को बताया जाए। मीडिया प्रेस वार्ता इसलिए किया जाता है कि सरकार अपने बातों को पूरे अपने क्षेत्र को पता चले न्यूज़ के माध्यम से, और प्रेस वार्ता से भी क्या होता है, रिपोर्टर अपना कुछ प्रश्न कर सकते हैं और जो सरकार है वो अपना जवाब देते हैं, जैसे कि मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री दे रहे थे। चलिए, तो ये लेसन 3 था। टॉपिक था कि राज्य शासन कैसे काम करता है। ये आज कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्लास में होगा लेसन 4। आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।